हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के इस मिसलेनियस सेशन की शुरुआत तो हम लोग अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका से करने वाले हैं। ये पोयम है आपकी डेरेक वेलकॉट की, जो कि पोस्ट कॉलोनियल राइटर हैं, पोस्ट मॉडर्न भी आप इनको कह सकते हैं। इनकी जो ये पोयम है, ये माओ माओ अपराइजिंग पर बेस्ड है, जो कि केनिया में 1950s के दौरान हुआ था, यानी कॉलोनियल रिजीम या इंपीरियलिज्म के खिलाफ। ठीक। तो इसमें ये दिखाते हैं कि किस तरह से ये एक अफ्रीकन आइडेंटिटी और अपनी ब्रिटिश आइडेंटिटी के बीच में फंसे हुए हैं और फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किसका साथ दूं, किसका साथ ना दूं, सच का साथ दूं, झूठ का, न्याय का या अन्याय का। तो ये अपने आप को इस कंफ्यूजन में पाते हैं। तो इनकी ये जो पोएम है 1962 में पब्लिश हुई थी, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। इसी से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए इसको डिस्कस करेंगे और डिटेल में जब हम इसका वीडियो लेकर के आएंगे तो आपके साथ ये पोयम का इंट्रो भी, इसकी थीम भी, इसकी स्टोरी भी डिस्कस करेंगे और साथ में आपके डेरेक वेलकॉट को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिलहाल इस सेशन में हम मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका रिफ्लेक्ट द पोएट्स स्ट्रगल। ये पोएट के स्ट्रगल को किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है विथ हिज डिवाइडेड आइडेंटिटी, अपनी उसकी डिवाइडेड आइडेंटिटी के साथ। यानी एक तरफ तो वो कौन है, ब्रिटिश है, दूसरी तरफ कौन है, अफ्रीकन है। दोनों आइडेंटिटीज का वो एक संगम है, ऐसा कह लीजिए। अब उसमें वो केनिया में जो माओ माओ अपराइजिंग होता है वो अफ्रीकी लोगों ने छेड़ रखा है। किसके खिलाफ छेड़ रखा है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये कंफ्यूज है कि मैं किसका साथ दूं। उसी बात को किस तरह से इस स्ट्रगल को दिखाया है इस पोयम ने, वो हमें देखना है। चलिए देखेंगे। द पोएम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट्स, बहुत जोर देकर रिफ्लेक्ट करती है वॉलकॉट्स पर्सनल कन्फ्लिक्ट, वॉलकॉट के पर्सनल कन्फ्लिक्ट को, संघर्ष को, एज अ मैन ऑफ बोथ अफ्रीकन एंड यूरोपियन हेरिटेज, जो अफ्रीकन और यूरोपियन दोनों हेरिटेज विरासतों का एक संगम है। ठीक है, यानी वो दोनों तरफ से रिलेट करता है माँ बाप की वजह से अपने। ही फील्स टॉर्न बिटवीन टू वर्ड्स, वो अपने आप को दो दुनियाओं में बटा हुआ पाता है। दैट आर एट वॉर विथ ईच अदर, जो एक दूसरे से युद्ध में लगे हुए हैं, एंगेज हैं युद्ध में। इन द फाइनल स्टेंजा में ही एडमिट्स, वो एडमिट करता है, आई हु एम पॉइजनड, जिसे जहर दिया गया, विथ ब्लड ऑफ बोथ, दोनों के खून से। वेयर शैल आई टर्न, मैं किधर जाऊं, डिवाइडेड टू द वेन, कह रहे हैं कि मैं ब्रिटिशर्स का साथ दूं या अपने अफ्रीकी भाइयों का साथ दूं। कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है, मैं इन दोनों के खून में मौजूद जहर को अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ। यानी मैं एम पॉइजन, जिसे क्या किया गया है, जहर दिया गया है, विद द ब्लड ऑफ बोथ, दोनों के खून से। यानी उसके अंदर जो दोनों खून मौजूद हैं वो ऐसे जहर के तौर पर उसको महसूस हो रहे हैं जो उसको तड़पा रहा है। द वर्ड पॉइजनड शोज दैट, ये जो शब्द है पॉइजनड शोज दिखाता है, दैट की हिज मिक्स्ड ब्लड, उसका जो मिक्स्ड ब्लड है, फील्स लाइक अ कर्स, बिल्कुल अभिशाप की तरह है। ट्रैपिंग हिम, जिसने उसे फंसा दिया है, बिटवीन कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड, कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड के बीच में। कॉलोनाइजर मतलब ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस, और कॉलोनाइज्ड मतलब जो जिन पर इन्होंने जिनको इन्होंने कॉलोनाइज किया था, यानी अफ्रीकन्स। वॉलकॉट हेट्स ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, वॉलकॉट जो है वो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से नफरत करते हैं। कॉलिंग इट, इसे कहते हैं द ड्रंकन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश रूल। क्या कहते हैं, द ड्रंकन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश रूल कहते हैं। यानी ब्रिटिश रूल का एक ऐसा ऑफिसर जो कि पूरी तरह से शराब के नशे में धुत है, गलत सही का उसको कुछ नहीं पता है, न्याय अन्याय का नहीं पता है, बस वो जिस पे पा रहा है जुल्म किए जा रहा है। दिस फ्रेज क्रिटिसाइजेस द क्रुएल्टी, ये जो फ्रेज है क्रुएल्टी को क्रिटिसाइज करता है, केयरलेसनेस को भी क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है, ऑफ कॉलोनियल पावर, कॉलोनियल पावर के। यानी ये जो फ्रेज है ये कॉलोनियल पावर के क्रुएल्टी और केयरलेसनेस, केयरलेसनेस मतलब किसी के बारे में कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है, अपना बस भला होना चाहिए, अपने पास सोना चांदी रुपया आना चाहिए। एट द सेम टाइम, ठीक इसी समय, हाउ एवर ही लव्स इंग्लिश लिटरेचर, वो इंग्लिश लिटरेचर से प्यार भी करता है एक तरफ, एंड लैंग्वेज और भाषा से भी। बिटवीन दिस अफ्रीका एंड द इंग्लिश टंग आई लव,
करेंगे मैं जो है बिटवीन, अब फंस चुका हूँ किसके बीच में, दिस अफ्रीका, इस अफ्रीका के बीच में, एंड द इंग्लिश, और इंग्लिश के बीच में, टंग आई लव, जिनकी ज़बान को, जिनकी भाषा को मैं पसंद करता हूँ। दिस क्रिएट्स अ पेनफुल डायलेमा, ये जो है उसके अंदर एक पेनफुल, दुख से भरा हुआ डायलेमा, मतलब गुत्थी के, डायलेमा क्या करता है, क्रिएट कर देता है। वो उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, ये मतलब टू सपोर्ट अफ्रीकाज स्ट्रगल, कि वो अफ्रीका के स्ट्रगल को सपोर्ट करे। ही मस्ट रिजेक्ट, अगर मान लो वो ऐसा करता है तो ही मस्ट रिजेक्ट द इंग्लिश लैंग्वेज, उसे अंग्रेजी भाषा को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। बट दिस इज द वेरी लैंग्वेज ही यूजेस, लेकिन ये वही भाषा है जिसका वो इस्तेमाल करता है एक्सप्रेस हिमसेल्फ एज अ पोएट, अपने आप को कवि दिखाने के लिए। ये उसकी मुश्किल है कि अगर मैं अफ्रीकन्स का साथ दूंगा तो मुझे अंग्रेज़ी छोड़ना पड़ेगी, और अंग्रेज़ी वो भाषा है जिसके थ्रू मैं अपने आप को पोएट दिखाता हूँ। हिज इनर कन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो इमोशनल, और इनका जो इनर कन्फ्लिक्ट है ना वो इमोशनल भी है। ही आस्क्स, वो पूछते हैं, हाउ कैन आई फेस सच स्लॉटर, मैं कैसे इस तरह के स्लॉटर को, निर्मम हत्याओं को क्या करूं, कैसे देख पाऊंगा मैं, या कैसे देखूं, एंड बी कूल, और शांत रहूं, करे ये हो ही नहीं सकता। हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लिव, और कैसे मैं मुंह फेर लूँ अफ्रीका से, एंड लिव, और जीवित भी रहूं, ये भी नहीं हो सकता है। दीज जो रिटोरिकल क्वेश्चंस, ये जो रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं, शो दिखाते हैं हिज एंग्विश, उसकी बेचैनी को, परेशानी को। ही कैन नॉट इग्नोर द सफरिंग इन अफ्रीका, कि वो अफ्रीका में होने वाले कष्टों, संघर्ष को इग्नोर नहीं कर सकता। येट ही ऑल्सो कैन नॉट रिजेक्ट, और वो रिजेक्ट भी नहीं कर पा रहा है द कल्चरल गिफ्ट्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के सांस्कृतिक उपहारों को भी। अच्छा है, ये बेचारा बीच में फंसा हुआ है। दस इस प्रकार से द पोएम, ये जो पोएम है, रिफ्लेक्ट करती है वॉलकॉट से डिवाइडेड आइडेंटिटी, वॉलकॉट के डिवाइडेड, बटी हुई आइडेंटिटी, पहचान को। ही कैन नॉट फुली बिलोंग टू इधर साइड, वो दोनों में से किसी के भी साथ अपने को पूरी तरह से नहीं जोड़ पा रहा है। हिज बॉडी, उसका शरीर, हिज वॉइस, उसकी आवाज़, एंड हिज पोइट्री, और उसकी पोइट्री, आर ऑल स्प्लिट टू द वेन, ये दोनों जो हैं स्प्लिट टू द वेन, बढ़ चुकी हैं व्यर्थ में ही, इन वेन मतलब व्यर्थ में। दिस डीप डिवीजन, ये जो गहराइयों तक मौजूद डिवीजन, विभाजन है, इज अ लास्टिंग वूंड, वो एक कभी भी ना ठीक होने वाला, या कभी भी ना जाने वाला, वूंड मतलब घाव है, ऑफ कॉलोनियलिज्म, शोइंग दैट, ये दिखाते हुए हाउ इट डैमेजेस, की कैसे इसने डैमेज किया है, नॉट ओनली नेशंस, राष्ट्रों को ही नहीं, बट ऑल्सो द पर्सनल आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स की पर्सनल आइडेंटिटीज को भी। कह रहे हैं कि ये जो डिवीज़न है ना, इसने सिर्फ एक, पहले तो ये क्या है, कभी भी ना ठीक होने वाला, क्या है, वूंड, घाव है, ऑफ कॉलोनियलिज्म, पहली बात। दूसरा, ये चीज़ दिखाती है, यानी ये घाव, ये डिवीज़न ये बताता है कि हाउ, किस तरह से इसने सिर्फ नेशंस को नहीं डैमेज किया है, बल्कि इंसान की पर्सनल आइडेंटिटी को भी इसने डैमेज किया है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, ठीक है भाई, तो अच्छे से ध्यान से। कमला दास, इनका क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। हाउ डज कमला दास असर टू हर आइडेंटिटी इन एन इंट्रोडक्शन, एंड इंट्रोडक्शन जो इनका वर्क हो हमारे सिलेबस में है, उसमें अपनी आइडेंटिटी को किस तरह से इन्होंने असर्ट किया है, मतलब स्वीकार किया है, हमारे सामने पेश किया है, वो हमें बताना है। चलिए बता देते हैं। तो देखेंगे, इन इंट्रोडक्शन में कमला दास ने स्ट्रोंगली असर्ट्स, बड़ी जोर दे करके असर्ट किया है पर्सनल आइडेंटिटी को, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को, अगेंस्ट सोसाइटीज रेस्ट्रिक्शंस, समाज की रेस्ट्रिक्शंस, सीमाओं के होते हुए भी, या सीमाओं के खिलाफ। कैसे, ये हम समझ पाएंगे कब, जब ये बताएंगे हम कि जो कमला दास हैं वो पेट्रियार्की के खिलाफ रहती हैं, यानी पुरुष सत्ता के खिलाफ। वो कहती हैं कि औरत को, ये चाहते हैं कि सिर्फ वो औरत रहे, बीवी बनी रहे, बेटी बनी रहे, माँ बनी रहे, उसके अलावा वो कुछ ना करे। तो ये जो सोशल या सोसाइटी की रेस्ट्रिक्शंस हैं, सीमाएं हैं, ये इनको लांग करके अपनी खुद की आइडेंटिटी को पेश करती हैं।
एट द बिगिनिंग, शुरुआत में शी इंट्रोड्यूसेस हर सेल्फ, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं क्या कह के, आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ, वेरी ब्राउन, ब्राउन कलर की, बॉर्न इन मालाबार, मालाबार में जन्मी, बाई नेमिंग हर रेस प्लेस एंड लैंग्वेज, नेमिंग नाम दे करके अपनी जाति को, प्लेस को, एंड लैंग्वेज को, शी शोज प्राइड इन हर रूट्स, वो अपनी रूट्स यानी वो अपनी मातृभूमि पर क्या कर रही हैं, गर्व को दिखा रही हैं, गर्व महसूस करती हैं, ये बता रही हैं। हाउएवर पीपल क्रिटिसाइजेस हर, लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं, किस बात को लेकर के, यूज ऑफ इंग्लिश को लेकर के, सेइंग इट इज नॉट हर मदर टंग, ये कहते हैं कि उसकी मादरी जबान या मातृभाषा नहीं है, तो वो क्यों उसका इस्तेमाल करती है, तो शी बोल्डली रिप्लाइज, वो बहादुरी के साथ जवाब देती हैं, द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन, जो भी भाषा मैं बोलती हूँ वो मेरी हो जाती है, इट्स डिस्टॉर्शंस, इट्स क्विरनेसेस, यानी इसके डिस्टॉर्शन भी, इनका इनके बिगाड़ भी, क्विरनेसेस और इसकी विचित्रता भी, ऑल माइन, ये सब मेरे हैं, यानी वो तुम्हारे लिए विचित्र हो गई भाषा, लेकिन मेरे लिए वो मेरी अपनी जानी पहचानी भाषा है, माइन अलोन, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, किसी दूसरे की नहीं। जब लोग कहते हैं ना कि तुम्हें इंग्लिश का यूज़ नहीं करना चाहिए, तो ये जवाब देती हैं बहुत बहादुरी के साथ। दिस हाईलाइट्स हर बिलीफ, ये उनके विश्वास को हाईलाइट करता है, दैट की लैंग्वेज बिलोंग्स टू द स्पीकर, लैंग्वेज बोलने वाले से संबंधित है ना, नॉट टू एनी वन कल्चर, किसी संस्कृति से संबंधित हुए है, और सही भी है। हर स्ट्रगल इज नॉट ओनली विथ लैंग्वेज, उनका जो संघर्ष है ना, वो सिर्फ जबान भाषा के साथ नहीं है, बट ऑल्सो विथ जेंडर रोल्स, जेंडर रोल के में भी है, यानी जेंडर रोल के सॉरी, पुरुष ये करेंगे, महिलाएं ये करेंगी, इसके लिए भी वो संघर्ष करती हैं कि पुरुषों से महिलाएं कम नहीं हैं, वो जो चाहें वो कर सकती हैं। शी रिकॉल्स बीइंग टोल्ड, वो याद करती हैं जब उन्हें कभी कहा गया था कि बी वाइफ, पत्नी रहो, दे सेड, वे कहते हैं, बी कुक, खाना बनाओ, बी एम्ब्रॉयडरर, कढ़ाई बुनाई करो, फिट इन, तुम इसी में फिट रहती हो, बिलोंग, क्राइड द क्रिटिसाइजर्स, बिलोंग, तुम इन्हीं से संबंधित हो, या तुमसे यही सब चीज़ें रिलेट करती हैं, क्राइड द कैटेगराइजर्स, यानी जो कैटेगरी में बांटने वाले लोग हैं ना, वो ये सब मुझे चिल्ला के कहते थे, जो मुझे अब याद आ रहा है। दीज लाइन्स एक्सपोजेस, ये लाइन भी एक्सपोज करती हैं क्या, हाउ सोसाइटी फोर्सेस की कैसी सामाजिक ताकतें, वुमेन इनटू फिक्स्ड रोल्स, वो औरतों को एक फिक्स रोल में देखना चाहती हैं, उनको उनसे आगे बढ़ने देना नहीं चाहती हैं। सही बात है, अक्सर महिलाओं के साथ होता है ये। टू रेजिस्ट शी एक्सपेरिमेंट्स विथ हर अपीयरेंस एंड आइडेंटिटी, टू रेजिस्ट, विरोध दर्ज करने के लिए, शी एक्सपेरिमेंट्स, वो प्रयोग करती हैं अपनी अपीयरेंस के साथ, अपनी पहचान के साथ, वियरिंग ट्राउज़र, ट्राउज़र पहनती हैं, कटिंग हर हेयर शॉर्ट, अपने बाल छोटे रखती हैं, एंड रिजेक्टिंग है हर वोमेन लाइनेस, और अपनी स्त्रीत्व को अलग रख देती हैं उठा करके। लेटर, बाद में, शी रियलाइजेज, वो रियलाइज करती हैं, आइडेंटिटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्लोथिंग और नेम्स, कि जो आइडेंटिटी है ना, वो सिर्फ कपड़ों से या नामों से ही नहीं रिफ्लेक्ट होती है। शी स्टेट्स पावरफुली, तब वो कहती हैं कि आई एम सिनर, आई एम सेंट, मैं पापी भी हूँ, मैं सेंट, संत भी हूँ, आई एम द बिलवेड एंड द बेट्रेड, और मैं ही वो हूँ जो कभी बिलवेड थी, और मैं कभी वो भी हूँ जिसको धोखा दिया गया, यानी बिलवेड कह दीजिए कि मैं वफादार भी हूँ, बेट्रेड और बेवफा भी हूँ, यानी मुझे इस तरह से दिखाया गया, या मैं दोनों क्वालिटीज़ अपने अंदर रखती हूँ। बाई एम्ब्रेसिंग ऑल कंट्राडिक्शंस, इन सभी कंट्राडिक्शंस को एम्ब्रेस करके, शी क्लेम्स, वो क्लेम करती हैं, द राइट टू बी अ होल ह्यूमन बीइंग, उस अधिकार को जो टू बी होने से उनको मिलता है, होल ह्यूमन बीइंग, एक पूरा इंसान, कह रहे हैं कि वो इन सभी कंट्राडिक्शंस को, अंतरों को, डिफरेंसेस को क्या करती हैं, एम्ब्रेस करती हैं, ग्रहण कर लेती हैं, और क्लेम करती हैं कि शी क्लेम्स द राइट टू बी अ होल ह्यूमन बीइंग, उन्हें भी पूरा इंसान होने का हक है, ना कि पुरुष या स्त्री, ये मतलब है, नॉट जस्ट अ वाइफ और मदर, ना कि सिर्फ पत्नी या कोई माँ, यानी मैं जो चाहूँ वो करूँगी, ये समाज कौन होता है तय करने वाला, ये सारी चीज़ें।
दस इस प्रकार से द पोएम इज हर सेल्फ इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड, ये जो पोएम है उनके खुद का इंट्रोडक्शन है टू द वर्ल्ड, दुनिया के लिए। अ वुमन, एक औरत, हु रिफ्यूजेस, जो इनकार कर देती है, टू बी साइलेंस, शांत रहने से। हु इंसिस्ट, जो जोर देती है, ऑन सेइंग प्राउडली, गर्व के साथ कहते हुए या कहने पर, कि आई टू कॉल माई सेल्फ आई, कि मैं भी अपने आप को मैं कह सकती हूँ। मैं मतलब समझिए इस आई को क्या है। एक हरिदास जी का दोहा है कि जब मैं था हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही। ये जो मैं है ये अक्सर समाज में किसको दिखाता है? पुरुषों के। और पुरुषों को क्यों दिखाता है? क्योंकि माना जाता है कि पुरुष जो है वो कैसे होते हैं? अहंकारी होते हैं। तो ये जो वो है ना, क्या कहें इसको, जो अभी अपन ने डिस्कस किए हैं ये दो लाइन, कि जब मैं था तो हरि नाही, यानी जब तक मेरे अंदर अहंकार था ना तो हरि नहीं थे, अब हरि है तो मैं नहीं, मेरे अंदर से अहंकार चला गया। तो ये कह रही हैं कि जो अहंकार पुरुषों के लिए है ना, आई शब्द में, वही मेरे अंदर भी है। मैं भी मैं हूँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं हूँ, मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ, पूरी तरह से फ्री हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। हर तरह के राइटर हैं आपके सिलेबस में, और इनको आप अगर वाकई में पढ़ें तो बड़ा आपको अच्छा महसूस होगा। आपको लगेगा कि हाँ, दुनिया में किस तरह के लोग जो हैं अपने आप को व्यक्त करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, और सही भी किया है। कि भाई किसी का कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, या कोई किसी पर निर्भर नहीं है। हर कोई अपने कर्म में, अपने उद्देश्यों में, अपने पर्पज में आज़ाद है। हर कोई अपने विचारों में आज़ाद है। तो यही इन्होंने दिखाने की कोशिश करी है, जो बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। हाउ डज द पोएम पोर्ट्रे द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एंड डिजायर, किस तरह से कविता ड्यूटी, कर्तव्य और डिजायर और इच्छा को क्या करते हैं? पोर्ट्रे करती है। कौन सी पोएम? स्टॉपिंग बाय ओट्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। एक स्नोवी इवनिंग यानी बर्फीली शाम में, स्टॉपिंग बाय ओट्स, जंगलों द्वारा मुझे, क्या कहें इसे, रोकना ही है तो सीधा सीधा है। इसको कहिए कि जंगलों द्वारा मुझे आकर्षित कर लेना, अपनी तरफ खींच लेना, टेम्प्ट कर लेना मुझको। अब इसमें ड्यूटी और डिजायर किस तरह से इन्होंने दिखाई है वो बताना है। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ये जो पोएम हम डिस्कस करने लगे हैं ना, स्टॉपिंग बाय ओट्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, बहुत सारे महान लोगों की फेवरेट पोएम्स में से एक थी। ये जवाहरलाल नेहरू जो हैं इसका लास्ट स्टेंजा बहुत पसंद करते थे, जिसमें ये दो बार कहा गया है, एंड माइल्स, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी इससे पहले कि मैं सो जाऊं मुझे बड़ा लंबा सफ़र तय करना है। और भी बहुत सारे अर्थ हैं इसके, कि इससे पहले कि मैं आराम करूं, इससे पहले कि मैं दुनिया के आकर्षणों में, उसकी भोग विलास में लग जाऊं, उससे पहले मुझे बहुत सारे कर्तव्यों को पूरा करना है, उन्हें निभाना है। बहुत सारे अर्थ हैं इसके। इस पोयम को मन से पढ़िए, बहुत बहुत सारी सीख आपको इससे सीखने को मिलेगी। और कभी आपको अगर लगता है ना कि यार बहुत थक चुके हैं, बस अब पढ़ाई नहीं होती, अब ये नहीं होता, अब तैयारी नहीं होती, इसको पढ़िए एक बार। बहुत असर अंगेज साबित होगी, आपको बहुत प्रभावित करने वाली होगी ये। तो ये जो पोयम है थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पोयम है आपकी, हाँ यहाँ से, स्टॉपिंग बाय ओट्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, ये आपकी 1922 में लिखी गई थी। 1923 में इसको पब्लिश किया गया था। और इसको लिखने वाले कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, ये इसके राइटर हैं। इतना आप उसको ध्यान रखिएगा, दो तीन चीज़ें। और बाकी जब इसको अपन इसी का खुद एक स्टेशन लेकर के आएंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, तब हम उसमें इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया है कि किस तरह से ड्यूटी और डिज़ायर के बीच में संघर्ष को स्टॉपिंग बाय ओट्स पोयम ने पोर्ट्रे किया है, व्यक्त किया है, हमें दिखाया है, वो बताना है। तो चलिए बताते हैं। वन ऑफ द सेंट्रल आइडियाज इन द पोयम इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एंड डिज़ायर। करें कि वन ऑफ द सेंट्रल आइडियाज ऑफ द पोयम, इस पोयम के सेंट्रल आइडियाज में से एक ये भी है
कि एक संघर्ष होता है किसके बीच में, ड्यूटी और डिज़ायर के बीच में, उसको दिखाना, ये भी इसकी एक थीम है, यह एक आइडिया है। द स्पीकर इज टेम्पटेड टू रिमेन इन द ओट्स, ये जो स्पीकर है वो आकर्षित हो जाता है, किस लिए, वो रुकने के लिए, बाध्य हो जाता है रुकने के लिए इन द ओट्स, जंगलों में, बिकॉज ऑफ दियर पीसफुल ब्यूटी, उनकी शांति प्रिय ब्यूटी को देख करके। ही ऑब्जर्व्स, वो ऑब्जर्व करता है, द ओट्स आर लवली, ये जो जंगल हैं बड़े प्यारे हैं, डार्क एंड डीप, बड़े रहस्यों से भरे हैं, which shows his desire to pause and enjoy the quiet of nature, quietness होना चाहिए यहाँ पे, which shows, जो दिखाता है, his desire to pause, कि वो वहाँ रुकना चाहता है, उसका आनंद लेना चाहता है, and enjoy the quietness of nature, और उस नेचर, प्रकृति की क्वाइटनेस, शांति का मजा लेना चाहता है। द ओट्स ऑफर अ फॉर्म ऑफ escape फ्रॉम रियलिटी, वो जो जंगल है वो एक उसे escape यानी उसको बचना भी ऑफर करते हैं फ्रॉम रियलिटी, की वास्तविकता से थोड़ा दूर रहे, यहाँ थोड़ा रुक करके एंजॉय करे, अ मोमेंट टू फॉरगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसको एक ऐसे पल को भी ऑफर करते हैं कि जिसमें वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाए, और एंड जस्ट बी एट प्रेजेंट इन द काम एंड स्नोवी सीइंग, और वो बस जस्ट बी बना रहे सिर्फ इन द काम, इस शांत एंड स्नोवी सीन, और बर्फीले दृश्य में, यानी इस बर्फीले जंगल में, इस शांत शाम में वो यहीं बना रहे, अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाए, ये वो जंगल इसको जो है ऑफर कर रहा है। द स्पीकर रिमेन्स, वो जो स्पीकर है वो रिमेन करता है, थोड़ा सा रुकिएगा, द स्पीकर रिमेंबर्स, याद करता है, हिज ऑब्लिगेशंस, अपने कर्तव्यों को, सेइंग, कहते हुए, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, के बट आई हैव टू प्रोमिसेस टू कीप, मैंने बहुत सारे वादे कर रखे हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है, मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और उससे पहले कि मैं यहाँ रुकूं, आराम करूं, मुझे बहुत लंबा सफ़र तय करना है। दिस लाइन, ये जो लाइन है, हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूटी, फर्ज और कर्तव्य के महत्व को समझाती है, हाईलाइट करती है, बताती है। द रेपिटेशन, और इसका जो रेपिटेशन है, कौन सा रेपिटेशन, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये पोएम की लास्ट दोनों लाइन में यही एक लाइन रिपीट होती है कि मुझे बड़ा लंबा सफ़र तय करना है इससे पहले कि मैं आराम करूं, एम्फेसाइजेस, ये लाइन एम्फेसाइज करती है, जोर देती है, दैट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैन नॉट बी इग्नोर्ड, जिम्मेदारियों से भागा नहीं जा सकता, बिल्कुल सही। इवन दो द पीसफुल वुड्स आर अपीलिंग, चाहे कितनी भी प्यारी चीज़ ही क्यों ना आपको बुला रही हो, यानी इवन दो, यद्यपि, द पीसफुल वुड्स आर अपीलिंग, वो जो प्यारे प्यारे से पीसफुल शांत प्रिय जंगल है उसे बुला रहे हैं। द स्पीकर चूजेस टू कंटिन्यू, फिर भी जो स्पीकर है ना वो चुनता है किस चीज़ को, हिज जर्नी, अपने सफ़र को, अपने सफ़र को पूरा करने को, अपने उद्देश्य को पूरा करने को चुनता है, आकर्षित होने के बजाय। द हॉर्स पार्ट ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, ये जो हॉर्स है जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड का पार्ट है, ऑल्सो रेनफोर्सेस दिस कन्फ्लिक्ट बाई शेकिंग इट्स हार्नेस बेल्स, वो भी क्या करता है, दिस कन्फ्लिक्ट, संघर्ष को दिखाने को, रेनफोर्स करने को, क्या करता है, रेनफोर्स करने के लिए, शेकिंग इट्स हार्नेस बेल्स, अपनी गर्दन में बंधी हुई घंटियों को क्या करता है, हिलाता है, उन्हें बजाता है। मतलब क्वेश्चनिंग, ये सवाल करते हुए कि द स्पीकर्स अनयूजुअल पॉज, कि वो यहाँ बेमतलब में रुक गया है, मतलब अभी तक तो नहीं रुका, अभी तक वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता रहा, अभी तक अपने ख्वाबों के पीछे वो चलता रहा, उनके लिए वो कठिन से कठिन काम कर गुजरा, लेकिन अब वो यहाँ क्यों रुक गया, इस बात से जो हॉर्स है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि हुआ क्या, इसलिए वो अपने गर्दन में बंधी हुई घंटियों को बजाता है कि शायद ये अपने इस ख्वाब से, इस गफलत से, या अपने इस आकर्षण से बाहर निकले और अपनी असली जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचाने। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, वो अपनी गर्दन में बंधी हुई घंटियों को हिलाता है, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर इज सम मिस्टेक, कि क्या गलती हो गई है कोई, मतलब क्या तुम यहाँ गलती से रुक गए हो, और अगर गलती से रुक गए हो तो बस चलो, तुम्हारे सामने अभी पूरी दुनिया पड़ी है, तुमने बहुत सारे वादे कर रखे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां जो तुम्हें पूरी करनी है।
थ्रू दिस टेंशन, इस टेंशन के द्वारा फ्रॉस्ट दिखाते हैं, फ्रॉस्ट दैट की वाइल ह्यूमंस आर ड्रॉन टू ब्यूटी, रेस्ट और एस्केप, लाइफ डिमांड्स एक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। करें कि जब इंसान क्या करते हैं, ड्रॉन टू ब्यूटी, सुंदरता में फंस जाते हैं, रेस्ट और ऐशो आराम में फंस जाते हैं, एस्केप और अपने आप को बचाना चाहते हैं अपनी जिम्मेदारियों से, तो लाइफ डिमांड्स एक्शन, फिर जिंदगी जो है वो क्या करती है, मांग करती है एक्शन का, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी को पूरा करने की मांग करती है कि नहीं, अभी तुम ना तो कहीं पर किसी सुंदरता के लिए रुक सकते हो, ना आराम कर सकते हो, ना इनसे बच के भाग सकते हो, तुम्हें पहले जिम्मेदारियां पूरी करनी है। द पोएम पोर्ट्रेज द ड्यूटी नॉट एज समथिंग हार्श, ये जो पोएम है ये ड्यूटी को किसी हार्श चीज़ की तरह नहीं पेश करती है और प्यूनिटिव या बुरी चीज़ की तरह, बट एज अ नेसेसरी एंड मीनिंगफुल, बल्कि वो ड्यूटी को एक आवश्यक और अर्थपूर्ण वस्तु के तौर पर हमारे सामने पेश करती है। डिज़ायर में ऑफर टेम्परेरी प्लेजर, हमारी इच्छा हमें टेम्परेरी कहते हैं जिसको अपन, टेम्परेरी प्लेजर को, आनंद को तो हमें दे सकती है, बट लेकिन फुलफिलिंग द प्रोमिसेस, वादों को पूरा करना, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेदारियों को पूरा करना, इज़ अल्टीमेटली अ पार्ट ऑफ लाइफ, यही आखिर में जा कर के हमें पता चलता है कि ज़िंदगी का एक पार्ट है, असल में जो पार्ट है, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिससे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जिसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये इन्होंने जो 16 लाइन की पोयम लिखी है ना, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी अगर आप इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। चलिए, उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। इस तरह से बीच बीच में मिसलेनियस जो आपके सेशंस लाए जा रहे हैं, इससे बस यही हमारा उद्देश्य है कि आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन एक साथ भी पढ़ने की आदत हो जाए, उन्हें लिखने की भी आदत आप बना लेंगे जब इसको पढ़ेंगे तो। बढ़िया प्रैक्टिस करिए, और पहले पढ़ लीजिए फिर उसके बाद लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और जिस तरह से देखिए पैराग्राफ वाइज अपन डिस्कस करते हैं लगभग हर आंसर को, तो उसी तरह से आपको कोशिश करना है कि आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे, ठीक है। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, और बाकी के इसके वीडियोस आपको देखने हैं मिसलेनियस सेशंस के, तो उसकी प्लेलिस्ट चैनल पर मौजूद है, उसको एक्सप्लोर कर लीजिए और उससे भी फ़ायदा उठाइए। तैयारी में कमी नहीं रखनी है, ठीक है। और भी आपको लगता हो किसी तरह से और बेहतर की जा सकती है तैयारी, तो बताइए, हम उस पर भी अपने कुछ ना कुछ सेशन आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।